माध्यम से मूलभूत कौशल विकास दक्षिण भारत के साहित्य के संदर्भ में विशेष इस विषय पर अपनी चर्चा को आरंभ करते हुए मैं, जैसा कि वानोड़े जी ने भी इशारा किया था, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक अंश की ओर लेना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षा क्रमीय एकीकरण। बिंदु 4.23 में यह उल्लेख है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनाने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी जरूरी है। आगे यह उल्लेख है कि ये कौशल क्या हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहले उल्लेख है भाषाओं की प्रवीणता। उसके बाद बाकी बातें उसके अतिरिक्त हैं। भाषाओं में प्रवीणता के अलावा इन कौशलों में शामिल हैं वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद। यहां भी बीच बीच में भाषाई कौशल आ रहे हैं, देखें। स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करना और तार्किक चिंतन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटेशनल चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिंग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ सफाई शामिल है, और समसामयिक मामलों और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान। इतने कौशलों की चर्चा इस बिंदु में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने की है, और यह संगोष्ठी इन कौशलों में से एक अंश को समर्पित है। मैं थोड़ी सी छूट लेना चाहूंगा आपको यह सूचना देने के लिए कि प्रोफेसर कुलकर्णी इस समय एक प्रकार से संकल्पित हैं कि निदेशालय और संस्थान के द्वारा जो विविध संगोष्ठियां वर्ष भर में आगे अभी होनी हैं, वे सब किसी न किसी रूप में कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से संबंधित हों, और इस प्रकार से जिसे आप अंतर विद्यावर्ती पहुंच कहते हैं साहित्य के प्रति, वह विकसित हो। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि हमें करतल ध्वनि से कुलकर्णी जी का अभिनंदन करना चाहिए। मित्रों, अगले बिंदु में 4.24 में सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न कौशलों का विकास करने हेतु समुचित शिक्षा और शिक्षा क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय कदम उठाए जाएंगे। यह संगोष्ठी इसी या इन्हीं कदमों में से एक कदम का प्रतीक है। मित्रों, कौशल विकास जब हम कहते हैं तो कई तरह से इसे समझा जा सकता है। जैसे एक वर्गीकरण है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का। कौशल स्किल, हार्ड स्किल्स में तकनीकी और ज्ञानात्मक साहित्य आता है, जबकि सॉफ्ट स्किल्स में संप्रेषण, भाषा,
व्यक्तित्व विकास, मूलभूत कौशल, जीवन प्रबंधन और विशेष रूप से इन सब की ललित साहित्य के माध्यम से सिद्धि, जो हमारा यहाँ पर एक तरह से विचारणीय बिंदु है, वह शामिल है। इसका वर्गीकरण यूं भी किया जा सकता है, अगर मैं 4 वर्ग बनाना चाहूं तो एक है संचार कौशल, जिसमें भाषा और संप्रेषण आते हैं। ये सबसे पहले है, यही मूलभूत है। जब यहाँ हम कह रहे हैं कि मूलभूत कौशल विकास, तो हम कहीं ना कहीं भाषा और संप्रेषण कौशलों के विकास में साहित्य की भूमिका पर विचार करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इसका अगला बिंदु हो सकता है नेतृत्व कौशल, जिसमें व्यक्तित्व विकास और सार्वजनिक जीवन शामिल हैं। तीसरा प्रबंधन कौशल, जिसमें समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, अवसर और आपदा प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं। और चौथा जीवन कौशल, सामंजस्य और अनुकूलन कौशल, जिसमें शामिल हो सकता है। हम बात साहित्य की अगर करें कौशल की दृष्टि से, तो काव्यशास्त्र में जो साहित्य के प्रयोजन आरंभ में ही गिनाए जाते हैं, काव्यम यशसे कृते इत्यादि, उसमें उन 6 प्रयोजनों में कम से कम 3 ऐसे हैं जो सीधे सीधे अभिव्यक्ति कौशल से जुड़े हुए हैं। व्यवहार विदे, व्यवहार की शिक्षा, व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार की जानकारी। सद्यः पर निवृत्तये, तुरंत दूसरे की शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान। या तीसरा तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसी की कमी होती जा रही है। इसकी कमी होने का ही परिणाम है कि हमारे देश में जाने कितने कितने जो हैं अब तलाक के मामले बढ़ गए हैं। विशेष रूप से पुरुषों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य का जो एक प्रयोजन है वह है कांता सम्मितोपदेश। कांता सम्मित उपदेश, ऐसी वाणी बोलिए वगैरह वगैरह, आपको मालूम ही है। तो वाणी कैसी हो, किस प्रकार से हम इसी का अगर हम साहित्य में और विस्तार करना चाहें तो सुभाषितों और सूक्तियों की मेरे देश में विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक लंबी परंपरा आरंभिक आदिकालीन साहित्य से लेकर के और आज तक हमें प्राप्त होती है। जीने की कला के पैमाने हमें ये सूक्तियां और सुभाषित देते हैं। और एक चीज जिस पर मैं आपका ख्याल चाहूंगा वह यह कि हमें साहित्य के माध्यम से, मुझे याद आता है एक सिद्धांत और हम पढ़ते रहे हैं। प्रोफेसर अनीता जी आ गई हैं, हम आपके घर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कई ऐसे सिद्धांत हैं हमारे पास काव्य शास्त्र में, जैसे औचित्य विचार, जैसे विरेचन, जैसे औदात्य, जो इस बात पर बल देते हैं कि प्रमाता या सामाजिक या सहृदय को साहित्य से संविद चित्त विश्रांति की प्राप्ति होनी चाहिए। तो यह जो संविद चित्त विश्रांति है, यह हमारे व्यक्तित्व को एक शांतता प्रदान करती है और जो एक प्रकार से तनाव प्रबंधन का आधार बन सकती है। तो यानी यह केवल भाषाओं के कौशलों तक नहीं, हम इसका विस्तार अन्य जो कौशल हैं उन तक भी कर सकते हैं। लेकिन यहां हम भाषा कौशलों की ही बात अगर करें तो मैं देख रहा था एक वैदिक मंत्र मुझे मिला, अनेक हैं हमारे यहाँ। जिह्वाया अग्रे मधु में, मेरी जीभ के अग्रभाग में मधु हो। जिह्वाया अग्रे मधु में, जिह्वा मूले मधुलकम, और जिह्वा के मूल में भी मधु हो। ममेदः कृतावासो मम चित्तम पायसी,
मैं सब प्रकार से मधुमय रहूं और मेरे चित्त में माधुर्य रहे। भाषा के माधुर्य से लेकर, जिह्वा के माधुर्य से लेकर, तो जिह्वा का माधुर्य केवल मीठी वस्तुएं खाने तक नहीं है, जिह्वा का माधुर्य मधुभाषण भी है। तो यह जो माधुर्य की जो अवधारणा है, यह हमें भाषा के उस कौशल की तरफ ले जाती है जिसके लिए आज यह मानते हैं दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के भारतीय जो हैं वे पक्के, बहुत पक्के क्या होते हैं, वार्ताकार होते हैं। तो बहुत पक्के वार्ताकार होने के लिए आपको अपने जिह्वा पर मधु भी रखना पड़ेगा और दृढ़ भी रहना पड़ेगा। तो ये आज की जो डिप्लोमेसी है जिसमें भारत की पहचान इस रूप में हो रही है कि ये कहते हैं कि साहब ये बड़े नेगोशिएटर होते हैं। तो ये नेगोशिएट करने के लिए आज की दुनिया में हमें इस भाषा कौशल को प्राप्त करना होगा। और अगर मेरे पास भाषा कौशल नहीं है तो मेरी डिग्रियां बेकार हैं, चाहे वे साहित्य की हो, भाषा की हो, किसी भी चीज की हो। डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके अनुरूप कौशल यदि मेरे पास नहीं है तो मैं दुनिया के किसी काम का नहीं। मुझे बीरबल और तेनालीरामन याद आते हैं जिनकी विशेषता ही थी सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक्पटु होना। भाषा कौशल और सारी चीजें अपनी जगह हैं, प्रत्युत्पन्नमति होना या सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमे यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो इत्यादि इत्यादि जो गुण बताए गए, लेकिन सबसे पहले है सदसी वाक्पटुता। मुझे तुरंत वो भी श्लोक याद आ रहा है जिसमें है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, या जिसमें कहा जाता है कि तावदेव शोभते मूर्ख यावत किंचिन न भाषते, जब तक कुछ बोलता नहीं मूर्ख तभी तक सुंदर लगता है। तो ये जो सुंदरता है, दैहिक सुंदरता, इससे अधिक जरूरी है भाषिक सुंदरता, भाषिक कौशल। तो हम देह को संवारें, चेहरे को संवारें, उसका मेकअप करें, लेकिन यह न भूल जाएं कि वाणी का मेकअप ज्यादा जरूरी है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तः नरो भवति पूजितः। और इसमें है कि किसी व्यक्ति को पूजित होने के लिए, समाज में सम्मानित होने के लिए 5 वकारों की आवश्यकता होती है, और इसमें तीसरे स्थान पर है वाचा, वाणी। आगे जिसे कहते हैं कि अधिक विस्तार में नहीं जाता हूं, और वह भी आपको मालूम ही है कि जिसमें कहा गया है केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषा, अलंकारों से सुशोभित नहीं होता व्यक्ति, बल्कि वाग्भूषणम भूषणम। तो यह जो वाक है, और मेरे देश का तो चिंतन ही वाक केंद्रित चिंतन है, सबसे अधिक काम यहाँ पर इस सृष्टि का मूल ही वाक को माना गया है, नाद को माना गया है। तो यहाँ नाद पर, वाक पर इतना काम हुआ है, उसकी हमें आज अपने जो कहें कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमें वाक संबंधी चिंतन मिलता है, उसे खंगालने की जरूरत है और अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तभी हम भाषा कौशलों में संपन्न हो सकेंगे, और उसके सारे स्रोत हमारी विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य में उपलब्ध हैं। एक मिनट में मैं जो चारों कौशल हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। पहला कौशल LSRW जो आप कहते हैं, आप सभी अध्यापक लोग हैं, भली प्रकार जानते हैं। तो पहला सुनना या श्रवण। मित्रों, सुनना या श्रवण इतना महत्वपूर्ण है कि बृहत कथा में और कथा सरित सागर में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक राजा या एक राजकुमार या राजा जो भी था, वह अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, और जल क्रीड़ा करते समय वह
हाँ, एक तरह से उल्लसित होकर के पानी जो है जोर जोर से राजकुमारी के ऊपर या फेंक रहा था, जिससे शायद उसकी शादी होने वाली थी। उस राजकुमारी को इससे कष्ट हुआ। जब आप किसी के चेहरे पर पानी मारेंगे तो उसने इशारा करते हुए, रुकने का इशारा करते हुए कहा, मोदकई मोदकई माँ उदकई, माँ उदकई। उदक माने जल, पानी से मत मारो, मुझे पानी से मत मारो, ये कह रही है। उसने संस्कृत में कहा, उस जमाना संस्कृत का था, मोदकई मोदकई। इस आदमी ने बिना ध्यान दिए बेध्यानी में सुना, और क्या सुना? मोदकई। बहुत थक गई हूं, मेरे लिए मोदक मंगा दो। और उसने लोगों को कह करके अपने जो वहां पर परिचर थे कि भाई मोदक की व्यवस्था की जाए। साहब शादी नहीं हो सकी उसकी। तो ठीक से सुन लेना चाहिए। मैंने बहुत पहले अपनी विद्यार्थी जीवन में जब पंचतंत्र पढ़ा तो पंचतंत्र का 5वां तंत्र मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तभी से 5वां, पहले 4 तंत्रों में पशु और पक्षियों की कहानियां हैं, 5वें तंत्र में मनुष्यों की कहानियां हैं। पढ़ाते पढ़ाते विष्णु शर्मा यहां तक पहुंच गए कि अब पशु पक्षी की जरूरत नहीं, सीधे मनुष्यों की बात करो। और उसका जो पहला ही श्लोक है वह है, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापितेनात्र यत्कृतम। इसमें कुछ चीजें न करने के लिए कहा गया है, और उनमें एक है कि जिस चीज को आपने अच्छे से सुना नहीं हो उसे प्रचारित नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार काम नहीं करना चाहिए। पहले अच्छे से सुने। तो हमें अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों को यह अभ्यास कराने की आवश्यकता है कि भली प्रकार कैसे सुना जाता है। अगर आप ठीक से सुनेंगे नहीं तो आप बोल भी ठीक से नहीं पाएंगे। अन्य क्रियाएं तो बाद की बात है, क्योंकि हम अनुकरण से ही बोलना सीखते हैं। अब है बोलना। बोलने की कहानी आपको मालूम है बेचारे कालिदास के साथ क्या हुआ। जब तक चुप रहे, लेकिन जिस दिन ऊंट देख करके उत्साहित हुए और उट्र उट्र कह दिया, उस दिन मुझे लगता है कि शायद वहां अटारी में बैठे होंगे विद्योत्तमा के साथ, और विद्योत्तमा ने धक्का दे दिया, जा पड़े। उसके बाद उन्होंने भाषा की सिद्धि प्राप्त की। मुझे गांधी जी का वो प्रसंग भी याद आता है, आप लोगों को बेहतर याद होगा कि साहब वो कहीं बोलने के लिए खड़े हुए और आई कंसीव कह के कांपते रहे, और तब किसी ने सामने से खड़े होकर क्या कहा था, मिस्टर गांधी यू कंसीव थ्राइस बट डिलीवर्स नथिंग। तो ये जो है बोलने का जो कौशल है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत सब ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। इसलिए हमें भाषा के इन 2 प्रारंभिक कौशलों, सुनना और बोलना को, साहित्य जो कि भाषा की उच्चतम स्थिति है अभिव्यक्ति की, उसके माध्यम से, विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को अभ्यास कराना होगा। और तीसरा है पढ़ना। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़कर सो। भवानी प्रसाद मिश्र। ये तो बात हुई पढ़ने की, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या हो, कैसे पढ़ें। हम अपने विद्यार्थी से कहें कि एक बार आप आदर्श वाचन करते हैं, आप पहले आदर्श रूप में पढ़ के बताते हैं, फिर विद्यार्थियों से कहते हैं कि बोलकर पढ़ें, मन में पढ़ें, समझकर पढ़ें, अर्थ समझने का प्रयास करें। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, तो साहित्य में इसके संबंध में हमें प्राप्त होता है कि किस तरह पढ़ा जाना चाहिए। कई बार हम बड़ी तेजी से पढ़ते हैं, वो जो बहुत तीव्र गति के समाचार आते हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। और कई बार हम इतने धीमे गति से पढ़ते हैं
पहले आकाशवाणी वगैरह से धीमी गति के समाचार आते हैं, हमें द्रुत विलंबित की आवश्यकता होती है। तो माधुर्यम अक्षरः व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेतई पाठका गुणा। पाठक के ये 6 गुण हैं: मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता और एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। मित्रों, इसके बाद इन सारी तीनों कौशलों को जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो आपका चौथा कौशल आता है लिखना, या फिर उसकी चरम उपलब्धि के रूप में आप कहें कि अभिव्यक्ति। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि मोटे मोटे शब्दों का प्रयोग करने से, भारी भरकम शब्दकोशों में से ढूंढ करके लाए गए शब्दों का प्रयोग करने से नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई जो वाणी होती है, वह सहज वाणी, वह अधिक प्रभावित करती है। कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। हमें अपने विद्यार्थियों को बताना होगा विभिन्न उदाहरणों से साहित्य के कि कैसे अभिव्यक्ति, साहित्यिक अभिव्यक्ति सर्वश्रेष्ठ शब्दों का सर्वश्रेष्ठ संयोजन होती है। मित्रों, इसके बाद मैं केवल 4 उदाहरण अपनी 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं की रचनाओं से छोटे छोटे उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, बिना किसी व्याख्या के। आप स्वयं देखें कि किस तरह से हमारे साहित्यकार जो हैं वे ऐसे शिक्षण बिंदुओं से युक्त टेक्स्ट हमें दे गए हैं जहां से हम इन चारों कौशलों की सिद्धि कर सकते हैं। तेलुगु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है सहस्त्रफण, विश्वनाथ सत्यनारायण का, जिसका अनुवाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया। डॉक्टर नीरजा जो यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने इस पर शोध कार्य भी कराया है। उसमें एक अंश है कि लोकोक्तियां और मुहावरे, जो हम कहते हैं किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है, उस भाषा के इडियम को समझना। तो मैं केवल कुछ 4 मुहावरे जो उसमें आए हैं उनका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखता हूं। यह हमें अपने विद्यार्थियों को भाषिक कौशल के लिए सहायक हो सकते हैं। अंधे के हाथ का कंकड़ है, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। हाँ, क्या है साहब तेलुगु में? मुहावरा है, जो भी है। मुसीबतों ने हरिश्चंद्र जैसों को भी नहीं छोड़ा। गाय खेत में चरने लगे तो बछड़ा मेड़ पर क्यों चरनेगा? गाय खेत में चरेगी तो बछड़ा मेड़ पे थोड़े खड़ा रहेगा। तुलसी की बगिया में गांजे का पौधा क्यों उगेगा? आत्मा में कामधेनु के दूध की धार बह चली। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए। मलयालम, लोक जीवन और लोक भाषा सिखाने की दृष्टि से मुझे विष्णु प्रसाद की एक कविता गाय का एक अंश आपके सामने रखने की अनुमति दें। एक बार भी कम से कम अगर खूंटा तोड़कर न भागे, तब शायद लोग यह समझ लें कि उसमें स्वतंत्रता की कोई इच्छा ही नहीं है। यह सोचकर कभी कभी खूंटा तोड़कर भागती है मौसी की गाय, गाय आगे मौसी पीछे। यह एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें, जैसा मैंने पहले कहा, कि भाषा कौशलों के शिक्षण की दृष्टि से कई सारे शिक्षण बिंदु हमें प्राप्त हो सकते हैं। जिसमें इसके अलावा जो विशेष बात है वह है कि लोक भाषा और लोक जीवन की गहरी पहचान भी ऐसी रचनाओं से झलकती हैं। कन्नड़ का एक उदाहरण दूंगा, जो असल में साहित्य में तरह तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं। एक व्यंग्य और विनोद की अभिव्यक्ति भी होती है। जैसे औदात्य के लिए जरूरी होता है कि आप उदात्त विषय के साथ उदात्त भाषा का संयोजन करें।
वहीं व्यंग्य या हास्य के लिए आपको औदात्य से नीचे उतर करके और कई बार गंभीर विषयों के लिए विनोदपूर्ण भाषा और कई बार विनोदपूर्ण विषयों के लिए गंभीर भाषा का प्रयोग करके एक विसंगति का आनंद जो है वो पाठक को देना होता है। ये अभिव्यक्ति की चरम उपलब्धियों में से होता है व्यंग्य। क्योंकि व्यंग्य करना हर किसी को नहीं आता, आजकल सब व्यंग्य करने लगे हैं, लेकिन ये व्यंग्य लोगों को चोट पहुंचा देता है। एक ऐसा व्यंग्य जो यानी उस परी के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, वो परी जिंदा रही मुफ्त में मरहम गए, कि एक और मैं पुस्तक है यायावर पंछी का गीत, नागति हरळी चंद्रशेखर का उपन्यास है, जिसका अनुवाद डॉक्टर एन लक्ष्मी ने किया है, जो यहाँ विराजमान है। एक अंश पढ़ूंगा। एक और दुख भरी घटना पंडरी के साथ घटित हुई। हम काल भी बता सकते हैं इससे, किस तरह का शब्द संयोजन है वो भी बता सकते हैं। पहली बारिश में तालाब में नहाने गया, कपड़े उतारते हुए पैरीन लेडीज का साबुन जिसे उसने बड़े ही जतन से रखा था पानी में गिर गया। बहुत देर तक ढूंढने पर भी नहीं मिला। उसे इतना दुख हुआ जितना परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं हुआ था। पानी में डुबकी लगाकर बहुत देर तक सफेद साबुन को तलाशता रहा। नया पानी था इसलिए कीचड़ कीचड़ हो गया। आंखों को घिसते हुए उसे ऊपर आना पड़ा। वहीं चबूतरे पर बहुत देर तक बैठा रहा। उदास हो गया था एक साबुन खोने से। उस साबुन की खुशबू, उसका मुलायम स्पर्श उसे बार बार याद आने लगा। उसके साथी मन ही मन फूले न समाये, क्योंकि उस साबुन को हर दोस्त कमीना होता है। उसके साथी मन ही मन फूले न समाये, क्योंकि उस साबुन को वह उन्हें छूने भी नहीं देता था। बड़े जतन से रखते हुए अकेला उसका उपयोग करता था। इसलिए उसके साथियों को ईर्ष्या हो रही थी। आप देखें, कई भाव को प्रकट करने वाले शब्द भी यहाँ अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। वे उन्हें इस बात पर चिढ़ाते भी थे। सभी साथियों के चले जाने के बाद भी कुछ लड़के तालाब में उस साबुन को तलाशने की इच्छा से दोबारा गए, लेकिन उन्हें साबुन नहीं मिला। अब देखिए व्यंग्य कहां जाता है। जर्मनी का साबुन कोप्पल के तालाब में पिघल गया था। जर्मनी का साबुन कोप्पल, आप देखिए कहां जाकर के जो है कटाक्ष जो है अपने चरम पर पहुंचता है। और अंतिम उदाहरण मैं तमिल का दूंगा, जो कि तिरुवल्लुवर की कृति से है, मधुर भाषण पर, और अनुवाद किया है एम.जी. वेंकटकृष्णन ने। कुछ दोहे के छंद में अनुवाद किया गया है पुराणों का। आप देखें वाणी के संबंध में कि दुख वर्धक दारिद्र भी छोड़ जाएगा साथ, सुख वर्धक प्रिय वचन यदि बोले सबके साथ। मृदुभाषी होना तथा नम्र भाव से युक्त, सच्चे भूषण मनुज के अन्य नहीं है उक्त। होगा ह्रास अधर्म का, सुधर्म का उत्थान, चुन चुन कर यदि शुभ वचन कहे मधुरता सान। आपको लेकर के कबीर से तुलसी और रहीम तक की याद आनी चाहिए कि मधुर वचन का मधुर फल जो भोगे खुद आप, कटुक वचन फिर क्यों कहे जो देता संताप। कटुक वचन फिर क्यों कहे जो देता संताप। मित्रों, मैंने आपका बहुत समय लिया, लेकिन शायद इतना समय लेना तो जरूरी था। चारों भाषाओं का एक एक उदाहरण मैंने सिर्फ दिया, हिंदी का कोई उदाहरण नहीं दिया। मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए संस्थान के प्रति और विशेष रूप से कार्यक्रम के संयोजकों के प्रति बहुत 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 आभारी हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।